अ वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को, जो भी मुझे समय स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने मोबाइल की, आप सभी का दिल से, तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं आपकी उस मेहनत को जो आप हम लोगों के साथ लगातार करते चले आ रहे हैं। सो गाइज, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो सब्जेक्टिव टॉपिक चल रहा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन पे मैंने आपको बताया कि 2-3 अलग अलग प्रकार से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला प्रकार मैंने आपको बताया कि बेस के साथ में मैंने आर्टिकल्स को 62 तक लिया, उसको ब्रेक किया वहां पर, और उसके बाद हमने देश के संविधान के सबसे बड़े पदों और उनसे संबंधित सिस्टम्स के बारे में बात करी। और तीसरे हिस्से पे मैंने आपको लेकर आया कि मैं छोटे छोटे पदों के बारे में आपसे बात करूंगा, जिनके बारे में अक्सर कर हम चीजों को छोड़कर आगे निकल जाते हैं और उनसे संबंधित प्रश्न आने पर कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन होता है, ह्यूज कंफ्यूजन। सो उसी का एक और हिस्सा लेकर, और इसके बाद फिर हम आर्टिकल्स में जंप करेंगे फिर से, और इसी तरीके से रोल कर करके, ताकि आप बोर ना हो, फटिगनेस ना हो और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए। सो उसका अगला जो हिस्सा आज है, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे आज के 2 टॉपिक में से पहला टॉपिक है महान्यायवादी। महान्यायवादी, जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सबसे पहले मैं इस शब्द की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। जी हां, इस शब्द को जरा समझिए। स्क्रीन पे आप देखोगे तो इस शब्द का एक संधि विच्छेद आपको दिख रहा होगा। एक है महा, एक है न्याय और दूसरा है वादी। वाद का मतलब होता है पक्ष और वादी का मतलब होता है पक्ष रखने वाला। ओके, तो महा शब्द का हमारे संविधान में सीधा तात्पर्य निकाला जाता है महामहिम से, और महामहिम मतलब देश के राष्ट्रपति, जो सबसे ऊंचा हो। सो महा मतलब यह राष्ट्रपति से संबंधित है। न्याय मतलब न्यायालीन यानी कि जुडिशियल टेक ओवर से संबंधित है, और वादी मतलब पक्ष रखने वाला। तो यहां सीधा मतलब निकल गया कि राष्ट्रपति के न्याय और न्यायालय संबंधी पक्षों को रखने वाला। आप देखिए, यह महान्यायवादी शब्द अब आपके लिए क्या हो गया, एक बिल्कुल सामान्य सा शब्द हो गया। ओके, कहने का मतलब महान्यायवादी को, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन में, कहा जाता है चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां मैंने इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए बोला क्योंकि आपको भी पता है कि नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका कौन है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। कहने का मतलब राष्ट्रपति के लिए इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन राष्ट्रपति के माध्यम से ये केंद्र सरकार के संबंधित सभी कार्यों को भी करते हैं जो न्याय और न्यायालयीन व्यवस्था, जुडिशियल मैनेजमेंट फील्ड एरिया से संबंधित हो। तो इन्हें चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। ओके, सो इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि यह महान्यायवादी किसके लिए काम करेगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीन में देखने की बजाय फिलहाल मेरी बातों को सुने, फैक्ट्स आपको वहां से भी मिल जाएंगे। वह बात यह है कि यदि ये काम करने वाले हैं राष्ट्रपति के लिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के हाथों ही हो और उसके अपने सेल्फ डिसीजन टेकिंग पावर के आधार पर हो। जी हां, राष्ट्रपति के सेल्फ डिसीजन टेकिंग पावर को कहा जाता है मनोनयन, मनोनीत करना, यानी सीधी बात मैं करूं, प्रसाद पर्यंत। अब यहां जरा प्रसाद पर्यंत शब्द को भी समझने की कोशिश कीजिए। प्रसाद का मतलब क्या होता है? अगर कोई पंडित जी हमें प्रसाद देते हैं तो क्या आप उनसे कहेंगे कि नहीं हमें इतना दो उतना दो? नहीं, आप उनसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रसाद का मतलब ही होता है जितना दिया जाए, जो दिया जाए ले लीजिए, प्रसाद पर अंत होगा। अर्थात कहने का यह सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति आपको जितना दें, जब तक के लिए दें, जो भी दें ले लीजिए, रख लीजिए। जी हां, मेरे कहने का सीधा मतलब यह है कि हमारे देश में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। कहने का मतलब इनका कार्यकाल फिक्स नहीं होगा, जब तक वह राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक यह अपने कार्यकाल पर रहेंगे। इनकी सैलरी भी फिक्स नहीं होगी, ये कहने के लिए फिक्स कर दी गई है 2.5 लाख रुपए, लेकिन इनकी सैलरी भी फिक्स नहीं होगी। ये राष्ट्रपति उसमें घटाना जोड़ना कर सकता है। हालांकि इसमें उनको अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल से बात करनी पड़ती है, लेकिन ये किसके आधार पे होता है? ये राष्ट्रपति के आधार पे होता है। सो इसको बोला जाता है क्या? प्रसाद पर्यंत। चलिए, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इसके पद की तरफ ले चलता हूं। अभी तक मैंने आपको जो चीजें समझाई इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट से या राष्ट्रपति पर आधारित समझाई। अब मैं थोड़ा महान्यायवादी पद की बात करता हूं, इसे जरा समझिएगा।
महान्यायवादी एक ऐसा पद है जिसका प्रारंभ हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के द्वारा पहला गणतंत्र दिवस घोषित करने के ठीक 2 दिन बाद, या आप दूसरे दिन बाद कह सकते हैं, 28 जनवरी 1950 को इसका सृजन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एमसी शीतलवार साहब वो हमारे देश के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुए थे, वो पहले थे। और वर्तमान में जो संख्या चल रही है वो 15वीं है, और 15वें हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया श्री के वेणुगोपाल साहब हैं। याद रखिए, अटॉर्नी जनरल के लिए एक रिमार्क यूज होता है, उसे कहा जाता है सिंबल वर्ड, एंड दैट इज एजी। तो हमारे जो एजी हैं वो कौन है? वो वर्तमान में 15वें नंबर के वेणुगोपाल साहब, और पहले थे एमसी शीतलवार साहब। ओके, आपको ये अच्छे से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके करंट से संबंधित बड़ा ही महत्व रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति इन्हें चुनेंगे और अपने प्रसाद पर्यंत इन्हें रखेंगे, तो कुछ तो आधार होगा, कुछ तो योग्यता होगी। जी हां, इसकी बिल्कुल साफ साफ योग्यता होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां क्लियर कट लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्ति संबंधी के बराबर। मतलब जो भी व्यक्ति महान्यायवादी पद पर आएगा, उसकी जो योग्यता होती है वह उतनी ही होनी चाहिए जितना किसी एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने के लिए आवश्यक होती है। इसके अतिरिक्त यदि हम अगर हाई कोर्ट की बात करें, क्योंकि मन में आता है कि अगर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट से उठाकर महान्यायवादी नहीं बनाया जा सकता क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता, लेकिन किसी भी हाई कोर्ट में उसे 5 साल तक कम से कम जज की पोस्ट पर समय व्यतीत कर चुका होना चाहिए, या फिर एक एडवोकेट के रूप में उसने हाई कोर्ट में काम किया हो एटलीस्ट फॉर 10 इयर्स। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है कि राष्ट्रपति की नजर में वह व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति अपना महान्यायवादी नियुक्त करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति की नजर में कानून का बेहतरीन ज्ञाता होना चाहिए। मतलब कानून का नॉलेज उसे बहुत ही सॉलिड इंस्पिरेशन में होना चाहिए। ये सारी योग्यताएं हैं। यहां एज लिमिट नहीं आती, याद रखिएगा। जो भी पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होंगे या मनोनयन पे होंगे, उनको आपको ध्यान रखना है, प्रसाद पर्यंत पे कोई भी पद एज लिमिट से संबंधित नहीं होगा, केवल क्वालिफिकेशंस होंगी जो उसके कैडर से संबंधित होंगी। इस बात को आपको समझना है। इसके अतिरिक्त यदि मैं आपको बोलूं तो मैंने वेतन के बारे में आपको पहले बता दिया, नियुक्ति के बारे में भी आपको बता दिया। आर्टिकल 76 में इन्हें राष्ट्रपति की हेल्प के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में, भारत का मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद अब इनके पोस्ट पावर वर्किंग क्राइटेरिया के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही निराला किस्म का भी है। आप इसे जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको बता दिया कि इनकी पोस्ट से संबंधित फैक्ट्स क्या है। मैंने आपको बता दिया कि इनकी पोस्ट इनको बिलोंग करती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और मैंने यह भी बता दिया आपको कि राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के लिए ये क्यों काम करेंगे। लेकिन जब काम करेंगे तो इनके पावर्स क्या होंगे, उसमें सबसे पहली बात और जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है वह यह है कि इन्हें देश की किसी भी न्यायालय में जाकर तत्कालीन रूप से सुनवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। मामला यदि राष्ट्रपति और उसके केंद्र सरकार से संबंधित है, उनके आदेशों पर यह देश के किसी भी कोर्ट में जाकर सीधे उस सुनवाई में भाग ले सकते हैं। यह एक सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, ये संसद में भी दोनों में से किसी भी सदन में सुनवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे। आई एम रिपीटिंग, संसद के सदनों में, दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं है। कहने का मतलब ये अपनी तरफ से सजेशन दे सकते हैं, चीजों पर बात कर सकते हैं, बहस पे हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग पे हिस्सा नहीं लेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और देश के भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई में सीधे भाग ले सकते हैं और सरकार का पक्ष रख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि क्या यह अकेले काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश के अटॉर्नी जनरल के अंदर में एक सॉलिसिटर जनरल होगा। देखिए, कई बार हम इन शब्दों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कौन से शब्द? एक हमारा होता है महान्यायवादी, और महान्यायवादी के बाद यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और उनके साथ होता है एक सॉलिसिटर जनरल, और एक होता है स्टेट में एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है। तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको यहां क्लियर करना चाहूंगा, एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखिएगा आप ध्यान से। मैंने बोला
अटॉर्नी जनरल, ओके, ये होगा एक। फिर मैंने बोला एडवोकेट जनरल, ये भी होगा एक। लेकिन अटॉर्नी जनरल के अंडर में एक सॉलिसिटर जनरल होगा जिसके अंडर में चार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो ये एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में, अटॉर्नी जनरल होते हैं सेंट्रल के लिए, और सेंट्रल के अटॉर्नी जनरल के अंडर में सॉलिसिटर जनरल, जो कि एक सॉलिसिटर जनरल के अंडर में चार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वर्क करते हैं। और एडवोकेट जनरल जिन्हें कहा जाता है महाधिवक्ता, ये स्टेट में होंगे, और अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है महान्यायवादी। ओके, बात समझ में आई आपको? यह चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसे समझने के लिए आपको बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है। मैंने आपको बताया था कि जैसे पूरे देश में हेड होता है राष्ट्रपति, ऐसे ही एक राज्य का हेड होता है या नियुक्त किया जाता है कौन? राज्यपाल। तो बड़ा सिंपल है कि जैसे राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 76 के अंतर्गत हमने यानी संविधान ने एक कानून संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए एक सलाहकार दिया, और वो कौन है? महान्यायवादी। सो उसी सलीके से एक राज्यपाल के लिए भी एक कानूनी सलाहकार होगा जो राज्य के अंदर इसी तरह के पावर्स को रखेगा, वो होता है महाधिवक्ता। तो यदि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान्यायवादी होगा तो बहुत सिंपल है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत महाधिवक्ता यानी स्टेट का एडवोकेट जनरल होगा। बस अंतर इतना है कि जो राष्ट्रपति का काम है वो एक बड़े स्तर पे है, जबकि जो राज्य स्तर पे काम होगा वो थोड़ा कम लेवल पे होगा, जो कि राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो ये ही दोनों चीजों के बीच में सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस है। उम्मीद मैं ये करता हूंगा कि आपको ये टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब महान्यायवादी को लेकर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। अब आप उनसे संबंधित सारे तथ्यों को अपनी ही तरफ से सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। चलिए अब हम एक काम करते हैं कि हम अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं इन पदों को लेकर। अब वो कंफ्यूजन क्या है? वो बड़ा ही खतरनाक कंफ्यूजन होता है, और वो कंफ्यूजन ये होता है कि हम इस बात को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कंफ्यूजन है या नहीं। तो एक काम करते हैं, हम बिल्कुल अपने डिक्लेरेशन पर आते हैं और इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आप बोर्ड की तरफ ध्यान से देखिए, बोर्ड में आपको मैंने कुछ स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। बिल्कुल शॉर्ट में हम महान्यायवादी को हमारे महान्यायवादी को यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को समझ लेते हैं। गौर से देखिएगा बोर्ड की तरफ। हमने देखा भारत का महान्यायवादी जिसके बारे में आर्टिकल 76 में बताया गया है, और इनका एब्रिविएशन होता है एजी के नाम से। हमारे देश के पहले एजी 28 जनवरी 1950 में एमसी शीतलवाड़ थे, और आज हमारे पास 13वें के वेणुगोपाल है, 15वें वेणुगोपाल है। प्रसाद पर्यंत यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, तो प्रसाद पर्यंत इनका वेतन कितना है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह। और इनके पावर्स में इनके पास क्या क्या दिया गया है कि ये संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, मत रख सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। उसी तरीके से भारत के प्रेमाइसेस के अंदर, क्षेत्र सीमा के अंदर किसी भी न्यायालय में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या राष्ट्रपति की तरफ से सुनवाई कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारे महान्यायवादी होते हैं उनके अंदर में एक सॉलिसिटर जनरल होगा, और उस एक सॉलिसिटर जनरल के अंडर में 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होंगे। लेकिन कंफ्यूजन होता है एडवोकेट जनरल में। ये एडवोकेट जनरल स्टेट के गवर्नर के अंडर पे होगा जो स्टेट के लिए काम करेगा। ये वो जानकारी है जिसे हमें शॉर्ट में फिनिश करना था। नाउ दिस इज टाइम फॉर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो, एंड दैट नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक ऐसा पद जिसे लोक लेखा समिति की आंख और कान कहा जाता है। अब हमारे दिमाग में 2 सवाल आते हैं कि लोक लेखा समिति क्या है, और दूसरा सवाल आंख कान क्यों कहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आप ये क्यों सोचते हैं कि आंख कान क्यों कहते हैं, आप जरा ये सोचिए, आंख और कान ही क्यों कहते हैं। आंख देखती है, कान सुनते हैं,
और लोक लेखा यानी लोक प्रशासन के लिखने वाले काम। और किन चीजों को लिखा जाता है? पैसे से संबंधित चीजों को लिखा जाता है। पैसे के हर काम पर आंख जमाए रहता है और उससे संबंधित सारी बातों को सुनता है, वो हमारे देश का कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, जिसे आप हिंदी में लेखा नियंत्रक महापरीक्षक का नाम सुनकर डर जाते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक बोला मैंने, हम डर जाते हैं, हम उसका नाम सुनते हैं लेखा नियंत्रक महापरीक्षक, हम डर जाते हैं। 2 मिनट के लिए चीजों को तोड़ने की कोशिश करिए। लेखा नियंत्रक यानी जो भी लिखा गया है उन चीजों को कंट्रोल करने वाला, मतलब लिखेगा कौन? वो खुद। लेखा नियंत्रक महापरीक्षक मतलब जो लिखा गया है उस पर जांच करने का सबसे ऊंचा अधिकार उसका होगा, जांच करने का। तो बनी बात है, गौर से सुनिएगा, बनी बात है कि जब जांच करने का ऊंचा अधिकार उसके पास होगा तो वह जांच अधिकारी अपने सरकार के, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के सबसे ऊंचे पद पर बैठने वाले को ही रिपोर्ट करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, किसे रिपोर्ट करता होगा? राष्ट्रपति को। और जब मामला स्टेट का होगा तो किसे रिपोर्ट करेगा? निश्चित रूप से वह राज्यपाल को रिपोर्ट करेगा। देखिए कितना आसान है, जिससे आप डर रहे थे उसी ने आपका आंसर निकाल के बताया। अब बहुत सारे लोग इनका नाम इंग्लिश में गलत लेते हैं, कंट्रोलर एडिटर जनरल बोलते हैं। ये बड़े बड़े टीचरों से भी गलती होती है, ऐसे टीचरों को जिनको लगता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं हम बहुत ऊंचे तबके का पढ़ा रहे हैं और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूं कि आप उन टीचरों को भी करेक्ट करिएगा जब आपसे बात हो। इट इज नॉट कंट्रोलर, इट इज कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल। ऑडिट करना है, एडिट नहीं करना है, चीजों की काट छाट नहीं करनी है, चीजों को सुधारना है, ऑडिट करना है। ऑडिट पैसे का होता है और जनरल जब वो पद पर, एक ऊंचे पद पर है तो जनरल लगाया जाएगा। अब ये कंट्रोलर का मतलब क्या होता है? कंट्रोलर वर्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है कंट्रोलर। ये जर्मन लैटिन वर्ड लैंग्वेज से लिया गया सीधा सीधा वर्ड है जहां पर हमने इसे यूज किया है और आज तक वो यही यूज होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ओके, तो वर्ड मीनिंग से आपको इसकी जानकारी मिल गई। अब आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं कि कैग का जो पद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 4 पार्ट 4 में स्टैब्लिश किया गया है। आर्टिकल 148 से 151 तक इसके बारे में बताया गया है, लेकिन इसकी डेफिनेशन को, इसके पद की स्थापना आर्टिकल 148 में की गई है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, बात हो रही है 148 की, तो नंबर सिस्टम में हम कौन सा नंबर पकड़ेंगे? 8। हमारे घर में हर चीज का नियंत्रण और उसका लेखा परीक्षण का काम कौन करता है? 8 नंबर किसका है? मां का है। तो मां ही हमारे घर में करती है, तो मां ही क्या हो गई? घर की कैग हो गई, चीजों को कंट्रोल करेगी और उसका ऑडिट करेगी। हमारी माता जी का नंबर 148 हो गया। इसके बाद हम जिस बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है कि हम जब एक पद के रूप में कंट्रोलर एडिटर जनरल को देखते हैं तो उस पद में हमें क्या मिलता है। सबसे पहले जानने वाली बात, आप जरा सोचिए कि यह पद जब हमारे देश में राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी खर्च किए जाते हैं या केंद्र शासित राज्यों में यदि विधानसभा है और उनके द्वारा कोई व्यय किया जाता है तो इस हर खर्च की जानकारी कौन रखता होगा? यह पद रखता है, कैग रखता है। तो आपको नहीं लगता कि यह पद एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करे? क्योंकि अगर यह गवर्नमेंट के अंडर में होगा तो गवर्नमेंट के प्रेशर में होगा और यह काम नहीं हो पाएगा। इसलिए कैग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करता और रिपोर्ट किसको करता है? सेंट्रल की बात होगी तो राष्ट्रपति को, स्टेट की बात होगी तो राज्यपाल को। तो याद रखिए, मैंने आपको बताया, मैंने इनडायरेक्टली आपको उसके काम भी बताया, उसके क्षेत्र भी बताए। संचित निधि हम पढ़ चुके हैं। संचित निधि कहां पर? आर्टिकल 117 के सी में इसके होने की स्थिति बताई गई है। 266 में इसकी डिटेल बताई गई है। संचित निधि जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि से संबंधित कोई भी व्यय होगा तो कौन देखेगा? कैग। ओके, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया कोई भी व्यय होगा तो उसका लेखा जोखा कौन करेगा? कैग। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी लेखा जोखा होगा व्यय का, एक्सपेंसेस का, तो वो कौन देखेगा? कैग। और जो हमारे केंद्र शासित राज्य होते हैं, यूनियन टेरिटरीज, यदि वहां पर विधानसभा है तो विधानसभा जो भी खर्च करेगी उसका भी ऑडिट कौन करता है? कैग।
ओके, अब अगर यह स्वतंत्र संस्था है तो इसे वेतन कहां से मिलता होगा और इसका वेतन डिसाइड कौन करेगा? मेरी बात को गौर से सुनिएगा। डिसाइड करने का अधिकार और कौन व्यक्ति देश में कैग होगा, इसके नाम की सूचना देने का, इसके नाम को सलाह देने का अधिकार केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास होता है। जी हां, यदि मैं आपको कहूं कि आपको मैं कैग बनाने वाला हूं तो आपको यह समझना चाहिए कि मैं एक केंद्रीय मंत्रिमंडल हूं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल आपके नाम की सलाह देगा, लेकिन उसे नियुक्ति करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। यानी कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन नाम की सलाह केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी जाती है। वेतन कितना होगा यह संसद डिसाइड करती है। अब देखिए, संसद वो है जहां पर हमारे पास पक्ष की सरकार भी है और विपक्ष की भी है, तो यहां पर सरकार का जोर नहीं चलेगा। तो जो वेतन होता है कैग का, वो भी सरकार के प्रेशर में नहीं होता और मिलता भी वो संचित निधि से है। आप रिपोर्ट कर रहे हो राष्ट्रपति को, तो जिसको रिपोर्ट कर रहे हो उसके लिए काम कर रहे हो, तो वो व्यक्ति आपको क्या देगा? पैसे देगा, आपका वेतन देगा। और संचित निधि किसके कंट्रोल में होती है? कंसोलिडेटेड फंड किसके कंट्रोल में होता है? देश के राष्ट्रपति के। और राज्य की संचित निधि किसके हाथ में होती है? राज्यपाल के। तो जब राष्ट्रपति के पास संचित निधि का कंट्रोल है और आप राष्ट्रपति के लिए काम कर रहे हो, कैग, तो कैग की जो वेतन होता है वो कौन देता है? संचित निधि के माध्यम से आपको मिलता है। लेकिन इसके नाम की सलाह कौन देता है कि किसे आप रख सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल, कैबिनेट मिनिस्ट्री। लेकिन यदि हम ये बात करें कि इसका वेतन डिसाइड कौन करता है, तो संसद के दोनों सदन, और इन्हें पद से बाहर करने के लिए यदि ऐसा व्यवहार करते हैं जो अनुचित है, असंवैधानिक है, तो इन्हें पद से बाहर करने के लिए महाभियोग, जी हां, महाभियोग की जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है, जो संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के आधार पर पास होने के बाद ही इन पर लागू होगी। कहने का मतलब, यदि संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से यह बात मान लेते हैं कि तथाकथित व्यक्ति क्या है, अनुचित व्यवहार करता है या पाया जाता है असंवैधानिक, तो उसे इंपीचमेंट की इस प्रोसेस के माध्यम से बाहर कर दिया जाएगा। इंपीचमेंट नहीं, इंपीचमेंट की प्रोसेस, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो इंपीचमेंट वर्ड है, ये महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए उपयोग होगा। अब हम बात करें कि हमारे देश के पहले कैग कौन थे, तो वो वी नरहरि थे, वी नरहरि साहब। और वर्तमान में हमारे कैग का 13वां एडिशन चल रहा, 13th पोस्ट है, जो कि कौन रखते हैं? मिस्टर राजीव महर्षि। आप उनकी फोटोग्राफ भी देख सकते हैं, मिस्टर राजीव महर्षि। सो दिस वर क्वाइट वेरी फ्यू सच इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द कैग, वन ऑफ द ऑनरेबल एंड द रिस्पॉन्सिबल पोस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। सो गाइज, आज के हमारे 2 टॉपिक थे, और वो दोनों टॉपिक में पहला था महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और दूसरा था कैग, लेखा नियंत्रक महापरीक्षक, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए, जिसे इंग्लिश में आप बोलेंगे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। उम्मीद मैं ये करता हूं आपसे इस भरोसे के साथ में कि आज वो दोनों ही पद जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो पूरी तरह से आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे, और यदि यह क्रिस्टल क्लियर है तो इसकी सूचना मुझे मिलती रहनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शिक्षकों को जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी देते रहें कि सर अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, या ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बढ़िया नहीं चल पा रहा है। इस उम्मीद के साथ कि आप अपने घरों पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी पढ़ाई में, और ऐसे ही बने रहिए। अगले वीडियो में मैं नई चीजों के साथ आपके साथ फिर मिलूंगा। अपनी एनर्जी को और अपने फेथ को एम एकेडमी इंस्टीट्यूशन पर बनाए रखिए, आपको अफसोस कभी नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर करियर। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।